अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। आपको याद है कुछ वीडियो पहले हमने एक्सेल की एक फाइल जनरेट करी थी जिसमें हमने एम्प्लॉय की डिटेल्स को रिकॉर्ड किया था। फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय के नाम डाले थे, एम्प्लॉय के नंबर्स डाले थे, डिपार्टमेंट्स डाले थे, सैलरी डाली थी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की थी। बट गेस व्हाट, हमने उस फाइल को इंतहाई बदतमीज़ों की तरह ऐसे ही छोड़ दिया और तो और उस फाइल का नाम भी अपडेट नहीं किया। आज हम उस गलती को फिक्स करेंगे। हम उस बेचारी फाइल का नाम भी अपडेट करेंगे ताकि उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, और उसके बाद हम एक्सेल के एक गेम चेंजिंग फीचर को डिस्कस करेंगे विच इज द माइटी ऑफिशियल एक्सेल टेबल। लेट्स डाइव इन स्ट्रेट टू द वीडियो। पे ये फाइल देख के मुझे याद आया कि यार ये फाइल तो ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम इस फाइल को रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि हम राइट क्लिक करें फाइल के ऊपर और यहाँ से हम रीनेम के ऊपर क्लिक करें, और दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि हम फाइल को सेलेक्ट करें, F2 प्रेस करें और यहाँ से हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं। मैंने इस फाइल का प्रॉपर नाम दे दिया है एम्प्लॉइज मास्टर, और अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो फाइल का नाम अपडेट हो चुका है। मैं डबल क्लिक करूंगा इस फाइल को ओपन करने के लिए, तो फाइल हमारे सामने ओपन हो गई है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज टेबल। अच्छा, टेबल जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट है डेटा की। ऑर्गेनाइज करते हैं हम डेटा को रोज के अंदर एंड कॉलम्स के अंदर, तो वो जो है वो टेबल होता है। एक टेबल के अंदर एक या एक से ज्यादा रोज या कॉलम्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक टेबल के अंदर सिर्फ एक रो और एक कॉलम है तो वो भी एक टेबल है। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया है एक्सेल के अंदर। इस टेबल का नाम मैंने रखा है TBL एयर, और इस टेबल के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है जिसका नाम है एयर, और एक ही रो है जिसके अंदर वैल्यू लिखी है 2024। क्योंकि आपको पता है कि टेबल क्या होता है, तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको डेटा नजर आ रहा है, आप 2 सेकंड लें और मुझे बताएं कि क्या ये टेबल है या नहीं है। मैं बताता हूँ यस एंड नो। यस किस लिए? यस इसलिए कि मुझे नज़र तो आ रहा है कि डेटा रोज के अंदर एंड कॉलम्स के अंदर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये एक टेबल की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है। और नो इसलिए क्योंकि एक्सेल के अंदर ये टेबल नहीं है, ये एक रेंज है। अब यहाँ पर हमें 2 की कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक तो चीज़ होती है सेल और एक चीज़ होती है रेंज। सेल क्या होता है? जैसे मैंने ये एक सेल सेलेक्ट किया है I3, तो I इसका कॉलम है और 3 इसकी रो है, तो ये एक सेल है। अगर मैं मल्टीपल सेल सेलेक्ट करता हूँ, यानी एक से ज्यादा सेल, 2 या 2 से ज्यादा, ये बन जाते हैं ग्रुप ऑफ सेल। तो जो ग्रुप ऑफ सेल है वही हमारी रेंज होती है। अब इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से एक मैजिकल शॉर्टकट अप्लाई करेंगे जो है Ctrl+T। तो मैं अपने डेटा को पूरा सेलेक्ट करके, जैसे मैंने ये अपना कंप्लीट डेटा सेलेक्ट कर लिया है, या फिर मैं किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करूंगा और T प्रेस करूंगा, तो आप देखें मेरे पास क्रिएट टेबल की विंडो आ गई है। अच्छा, यहाँ पर इसने रेंज को खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि A1 से लेके जो मेरा लास्ट डेटा है वो F53 तक है, जो कि यहाँ तक है, और आपको नज़र भी आ रहा है डॉटेड लाइंस के थ्रू कि इसने कौन सी रेंज जो है वो सेलेक्ट की है। मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा। अच्छा, ये एक ऑप्शन देखें, यहाँ लिखा है माई टेबल हैज़ हेडर। क्योंकि मेरी टेबल के अंदर हेडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मैं इसको चेक बॉक्स को लगे रहने दूंगा और मैं ओके प्रेस करूँगा। तो आप देखें कि ये जो मेरी रेंज थी ये टेबल में कन्वर्ट हो गई। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टेबल है? क्योंकि अगर आप ऊपर देखें रिबन के अंदर, तो मुझे एक नया कॉन्टेक्सचुअल टैब नज़र आ रहा है टेबल डिज़ाइन के नाम से। अगर मैं इस टेबल की सिलेक्शन से बाहर क्लिक करता हूं, जैसे मैं ये सेल सेलेक्ट करता हूं, तो आप देखें वो कॉन्टेक्सचुअल टैब गायब हो गया। जैसे ही मैं वापस अंदर सेलेक्ट करूंगा तो आप देखें ये कॉन्टेक्सचुअल टैब वापस से आ गया। मैं कंट्रोल को होल्ड करके Z प्रेस करूंगा अंडू करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब मेरे पास वैसे ही वापस से डेटा जो है वो रेंज के फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक रो ऐड करी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कोई सेल सेलेक्ट करता हूँ और अब कंट्रोल होल्ड करके T का बटन दबाऊंगा, तो आप देखें कि वो जो ब्लैंक सेल थी, जो ब्लैंक सेल है, उससे पहले तक का डेटा जो है वो एक्सेल ने कंसीडर किया है। अगर आप रेंज यहाँ पर देखें तो F11 तक इसने कंसीडर किया है। अच्छा, तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर एक्सेल की जो ऑटोमेटिक रेंज डिटेक्शन है टेबल बनाने के लिए, अगर उसको कोई ब्लैंक रो नज़र आती है तो वो उससे पहले तक की रेंज को जो है वो सेलेक्ट करता है। इसको ओवरकम करने के लिए आप अपने पूरे डेटा
को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर मैं अपने कीबोर्ड से अभी एस्केप प्रेस करूंगा ताकि मैं क्रिएट टेबल की विंडो को क्लोज करूं और मैं इस रो को डिलीट कर दूंगा। और अब जब मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा तो अब उसने मेरी फुल रेंज सेलेक्ट करी है क्योंकि देयर आर नो ब्लैंक रोज, और मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा और मेरा टेबल बन गया। अच्छा, ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी है रोज। जो कॉलम है उसका टेक्निकल नाम है फील्ड, हम इसको फील्ड भी बोलते हैं, और जो रो है उसका टेक्निकल नाम है टपल, TUPLE, ये इसका टेक्निकल नाम है। हम इसको रो को टपल भी कहते हैं क्योंकि हमारे सामने जो है वो टेबल मौजूद है। तो हम जो कॉन्टेक्सचुअल टैब है टेबल डिज़ाइन, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो मुझे नज़र आ रहा है वो है टेबल नेम, और इसमें जो नाम आ रहा है वो आ रहा है टेबल 2। ये क्यों है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जैसे शीट का नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 रखता है, बुक 1, बुक 2, बुक 3 करता है, ऐसे ही टेबल के नाम भी टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड सो ऑन इस तरीके से होता है। लेकिन हम इस बार इसको एक मीनिंगफुल नेम देंगे ताकि हम बेटर आइडेंटिफिकेशन कर सकें। अगर हमारी एक्सेल फाइल के अंदर मल्टीपल टेबल हैं तो हम प्रॉपर नेमिंग स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से टेबल के अंदर किस किस्म का डेटा मौजूद है। तो ये क्योंकि हमारा एम्प्लॉई मास्टर का टेबल है तो हम इसका नाम रखेंगे एम्प्लॉईज मास्टर। नाम मैंने लिख दिया है और अब मैं अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा इसको सेव करने के लिए। तो अब मेरा नाम रिकॉर्ड हो गया है एम्प्लॉईज मास्टर के नाम से। अब ये टेबल जाना जाएगा। अच्छा, टेबल का नाम हमें एम्प्लॉईज मास्टर दे तो दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके अंदर कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे नाम के बीच में आप कोई स्पेस जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एम्प्लॉईज मास्टर आप इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। नाम जो है वो लाजमी स्टार्ट होना चाहिए लेटर से। आप नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर से नाम को स्टार्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे @ या हैश हो गया, सिवाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर अलाउ है, आप उसको नेम के बीच में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन @ हैश साइन, $साइन ये स्पेशल कैरेक्टर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसको जो है वो सेल रेफरेंस के नाम पे भी नहीं रख सकते, जैसे A1, A2, A3 ये जो सेल रेफरेंस है इसके नाम के ऊपर आप टेबल जो है वो नहीं बना सकते। मल्टीपल टेबल का नाम एक नहीं हो सकता, यानी आपको यूनिक नाम रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास एम्प्लॉई के डिफरेंट टेबल्स हैं तो आपको डिफरेंट नाम रखने पड़ेंगे। ये नाम मत रख देना भाई एम्प्लॉई मास्टर 1, 2, एम्प्लॉई मास्टर 2, एम्प्लॉई मास्टर 3, बेकार नाम लगता है ये। कोई और जो है वो बेहतर नाम जो है ना वो सोच के बनाना। कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं एक्सेल के अंदर जैसे प्रिंट अंडरस्कोर एरिया, आप इस तरह के नाम भी जो है वो नहीं रख सकते टेबल के। जो मैक्सिमम नाम की लेंथ है वो अलाउड है 255 कैरेक्टर्स तक, इससे ज़्यादा बड़े नाम आप नहीं रख सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तकरीर लिख दो टेबल के नाम के अंदर, नाम आपने छोटे ही रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई इनकम स्टेटमेंट का डेटा है तो मैं उसका नाम इनकम स्टेटमेंट डेटा नहीं रखूंगा, IS डेटा रख दूंगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास ट्रायल बैलेंस का डेटा है तो मैं उसका नाम ट्रायल बैलेंस नहीं रखूंगा, खाली टी भी रखूंगा। ये क्यों है आपको आगे जाके वीडियोस के अंदर पता चलेगा। जब हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम टेबल का नाम लिखेंगे, और अगर जितना छोटा टेबल का नाम होगा, जितने छोटा कॉलम का नाम होगा, हमारी फॉर्मूला की जो लेंथ है वो भी कम होगी, और दूसरा ये कि हमें लिखने में भी आसानी होगी। टेबल नेम के नीचे मेरे पास रीसाइज टेबल का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये रेंज रीसाइज का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करता हूँ, और ये जो रीसाइज है ये आप टेबल के बिल्कुल बॉटम के ऊपर देखेंगे ना तो आपको एक छोटा सा जो है ना वो नजर आएगा, एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के ऊपर जब आप अपना माउस लेके जाएंगे तो आपका माउस इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसको होल्ड करके अगर ड्रैग करूंगा लेफ्ट क्लिक को तो आप देखें मेरा टेबल एक्सपेंड हो गया, और अगर मैं इसी तरीके से इसको होल्ड करके जो है वो कोलैप्स करूंगा तो आप देखें मेरा टेबल कोलैप्स हो गया। अगर मैं चाहता हूँ ये 3 रो मेरी टेबल से बाहर आ जाए तो अब आप देखें मेरा टेबल जो है वो छोटा हो गया और ये 3 रोज जो है वो टेबल से बाहर आ गई हैं। मैं इसको वापस से ठीक कर देता हूँ। इसके बाद टूल्स के ग्रुप के अंदर अगर आप देखें हमारे पास समराइज विद पिवट टेबल का एक ऑप्शन है, इसको बाद में देखेंगे। रिमूव डुप्लीकेट और कन्वर्ट रेंज। कन्वर्ट रेंज क्या करता है, ये बेसिकली मेरे टेबल को वापस रेंज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो मुझे नहीं करना ना, मैंने तो टेबल बनाया है किसी मकसद के लिए। इसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट रिफ्रेश का ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ टेबल स्टाइल ऑप्शन के ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास हेडर रो को चेक या अनचेक करने का ऑप्शन है। अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो आप देखें मेरी हेडर रो गायब हो गई है। मैं वापस से इसको चेक लगाऊंगा तो मेरी हेडर रो आ जाएगी। यहाँ मेरे पास एक टोटल रो का जो है वो चेक बॉक्स है। अगर मैंने इसको चेक किया है तो आप देखें मेरे पास टोटल का एक जो है ना वो रो ऐड हो गई है। और यहाँ मेरे पास डिफरेंट फार्मूलाज अवेलेबल हैं, जैसे मैं इसको एवरेज कर सकता हूँ, मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, या मैं इसको सम कर सकता हूँ।
मैं इसको वापस से हटा देता हूँ। अच्छा, बैंडेड रोज जो हैं वो मेरे पास हैं। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आप देखें वो जो अलग अलग कलर आ रहा था मेरी रोज का वो रिमूव हो गया। मैं वापस से इसको चेक लगा देता हूँ। अच्छा, अगर जो है वो मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम के ऊपर चेक लगाऊंगा तो मेरा पहला कॉलम जो है वो बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं लास्ट कॉलम के ऊपर भी चेक लगाऊंगा तो मेरा लास्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा। मैं इसको वापस से अनचेक कर देता हूं। अगर मैं बैंडेड कॉलम के ऊपर चेक लगाऊंगा तो जो मेरे ऑल्टरनेट कॉलम है वो फिल हो जाएंगे। देखिए मैंने चेक लगाया है और ये मेरे जो ऑल्टरनेट कॉलम्स हैं वो देखें उसका कलर जो है वो फिल हो गया। और अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो आप देखें कि वो फिल जो है इफेक्ट हट गया है। मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन है फिल्टर बटन का। जैसे ही मैं फिल्टर बटन को अनचेक करूंगा तो आप देखें मेरे फिल्टर्स गायब हो गए। और अगर मैं इसके ऊपर चेक लगा दूंगा तो मेरे फिल्टर बटन वापस आ जाएंगे। इसके बराबर में टेबल स्टाइल के अंदर मेरे पास कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं टेबल के। अगर मैं यहाँ पर माउस लेके जा रहा हूँ तो आप देखें इसके डिज़ाइन जो है वो चेंज हो रहे हैं। अच्छा, मैं प्रेफर करता हूँ मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, जो कि है, अगर आप सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे नन का, यहाँ देखें आप टूल टिप के अंदर नन भी नज़र आ रहा है। इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो मेरे सारे कलर्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे और मेरा जो टेबल है वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और रॉ डेटा एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी बहुत सारी रोज़ के ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने पास एग्जांपल दूं तो मेरे पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रोज़ का भी डेटा है। और अगर मैं सारी रोज़ को कलर करने बैठ जाऊँगा तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो साइज़ है एक्सेल फाइल का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और मेरी परफॉर्मेंस इश्यूज़ आएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप भी उसको मिनिमलिस्टिक रखें, बल्कि नन के ऊपर अप्लाई करें, यानी कि आप कलर्स ले ही ना। कलर जो है वो इतना ज़्यादा साइज़ तो नहीं लेते, लेकिन फिर भी जब आपके पास एक लार्जर स्प्रेडशीट अवेलेबल होगी जिसके अंदर बहुत सारा डेटा अवेलेबल होगा तो तब जो है वो आपको इश्यूज़ आएंगे। लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो आप कलर्स अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और रिपोर्ट्स क्योंकि समराइज फॉर्म होती है डेटा की, तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा रोज़ या इतने ज़्यादा कॉलम्स अवेलेबल नहीं होते। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतने ही। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। आज हमने माइटी एक्सेल टेबल को अच्छे से समझ लिया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।